नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एमसीक्यू मैं लेके आई हूं एडीओ से रिलेटेड। तो मैंने अभी जो है कंटिन्यू एमसीक्यू लाने का आप लोग का लिए जो है बनाया है ये सारी चीज़ों को। तो सर अभी नहीं ले पा रहे हैं, तब तक आप मेरे से पढ़िए एमसीक्यू सीरीज़ में ही, जो आपका टाइमिंग होता है शेड्यूल 8 बजे के बाद जिसमें आप बैठते हैं। सर की थोड़ी सी व्यक्तिगत कारण है, जो उनकी मम्मी को हॉस्पिटल जो है एडमिट किया गया था, तो उसके नाम से वो अभी थोड़ा मुश्किल में है, तो नहीं आ पा रहे हैं। परंतु आप लोग की पढ़ाई रुकेगी नहीं, आप लोग की तैयारी रुकेगी नहीं, इसके लिए जो है हम प्रतिबद्ध हैं और हम लोग लेके आते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का जो एमसीक्यू है वो दो टॉपिक पे ज्यादातर फोकस्ड है, एक सूचना का अधिकार और एक जल प्रबंधन कार्यक्रम से रिलेटेड। बीच बीच में आपको कुछ और योजनाओं के क्वेश्चन भी दिखेंगे, जो ग्रामीण विकास वाला पार्ट है आपका वो इसमें कवर होगा। ओके, तो ग्रामीण विकास के पार्ट से मैंने लिया हुआ है। तो चलिए ये जो एमसीक्यू है वो हम शुरू करते हैं। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इवन कॉमेंट पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं, आपको कैसा लगा आज का जो सेशन है वो। ओके, चलिए आप लोग के लिए एक चीज और बता दूं मैं, जो आप सभी जो है जैसे एडीओ की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हैं कि थ्योरी में पूरा पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को आप पढ़ें जिससे आपको उससे क्वेश्चन छूटे नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है एडीओ का बैच शुरू हो गया है। उसके अलावा अगर एएसआई का आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो एएसआई का टेस्ट सीरीज भी जो है शुरू हो गया है हमारे ऐप में। तो एएसआई का टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बता दूं, आप 150 रुपये ऑनली ले सकते हो, 10 टेस्ट है उसमें। और रही बात एडीओ की, तो एडीओ का जो कोर्स है हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, जिसका 25 मार्च को जो पहला वाला बैच है वो, उसमें आप अर्ली एक्सेस लेने के लिए अर्ली बर्ड कोड यूज कर सकते हैं, कूपन कोड को अर्ली बर्ड। ओके, अर्ली बर्ड को यूज करोगे आप तो वो जो है आपको 1700 में मिल जाएगा। कैपिटल में लिखिएगा अर्ली और स्पेस देके बर्ड लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, और उसको बस बाय नाउ करोगे आप तो 1746 कुछ पड़ेगा उसमें, मतलब 300 रुपये आपको डिस्काउंट पड़ेगा। तो अभी ये 25 तारीख तक का डेट है, उसके बाद आपको 2000 रुपये में ये कोर्स मिलेगा। तो बिल्कुल इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें पूरा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल, क्विज, इवन लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हर एक टाइप की फैसिलिटी इसके माध्यम से हम लोग देंगे, आप लोग उसका टेंशन मुक्त रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है, यानी कि एक ऐसी स्कीम है जो कि आगे चल के बेनिफिट देगी। तो ये पहला क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपका 2014, 2015, 2016, 2017। सही आंसर क्या होगा इसका? 2015। 2015-16 के जो बजट है उसमें जो है ये घोषणा किया गया था अटल पेंशन योजना को। ओके, जिसमें जो है बुढ़ापे में आपके लिए पेंशन की स्कीम है। दूसरा क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के लोगों के लिए है? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने का एक फॉर्मेट ये है कि कितने वर्ष के लोग इसके लिए पात्र होंगे। पात्रता आती है ना हमारी जो योजना है उसमें, तो कौन पात्र होंगे? ऑप्शन ए है 15 से 30 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी 30 से 60 वर्ष। इसका सही आंसर कौन होगा? कौन लोग पात्र होंगे? तो सही आंसर है 18 से 40 वर्ष के लोग। उन्हीं लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो अटल पेंशन योजना के लिए जो है अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, कौन सी योजना है जिसमें माता पिता लड़की के नाम पर 10 वर्ष की आयु से ही उसके लिए खाता खोल सकेंगे? ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि सुकन्या समृद्धि खाता, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगर सारे चीज को आप जो है एनालाइज करो तो आपको एक सुकन्या समृद्धि खाता मिलेगा, जो कि 10 साल से ही उसके आयु से ही खाता खुल जाता है और उसमें जो है पूरा राशि जमा करके फायदा जो है लिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सुकन्या समृद्धि खाता के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? जब आप इसको सर्च करोगे ना, अलग अलग जगह अलग अलग डेट आता है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे भूमि विकास बैंक क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ऑप्शन हमारे पास मिलता है 1926, 1926, ऑप्शन बी 1927 यानी कि 1927, ऑप्शन सी 1928, 1928, ऑप्शन डी 1929 यानी कि 1929। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी साथ साथ लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं सही आंसर है इसका 1929 यानी कि 1929, भूमि विकास बैंक। ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 है सूचना के अधिकार से, यानी कि अब अधिनियम से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। सूचना का अधिकार अधिनियम कितने धारा और अध्याय में डिवाइडेड है पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी क्या है ना आ जाते हैं। आपको कई जगह लगेगा कि हमने कहीं पे रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ा है या क्वेश्चन हमने दूसरी जगह से किया है और भी पढ़ ली हूं मैं तो इसको छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है। आपने कितना प्रैक्टिस किया यहाँ पे टेस्ट करो ना। चाहे मान लीजिए किसी और चैनल पे आपने क्वेश्चन को पढ़ा हो तो भाई क्वेश्चन बनाने के पैटर्न लगभग सिमिलर होते हैं सभी के, है ना, अलग ज्यादातर नहीं मिलते, कहीं कहीं पे अलग दिखते हैं, जैसे कूट वाले क्वेश्चन में अलग दिखेगा आपको थोड़ा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप जो है फूड में वगैरह में देखे हो, अधिनियम वगैरह से आते हैं, तो एडीओ में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि एक ही तो अधिनियम दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन ए है 3 अध्याय 31 धारा, ऑप्शन बी 4 अध्याय 31 धारा, ऑप्शन सी 5 अध्याय 31 धारा और ऑप्शन डी 6 अध्याय 31 धारा। धारा तो 31 ऑप्शन में है ही, 3 4 5 6 में से बताओ क्या होना चाहिए। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 6 अध्याय और 31 धाराएं आरटीआई एक्ट में है। ओके, आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, यानी कि क्रियान्वयन कब से शुरू हुआ इसकी बात कर रहा है। संपूर्ण भारत में ये 2005 से ही लागू है, इसलिए आप सूचना का अधिनियम 2005 लिखते हो आप, तो पूरा जो है अधिनियम लागू हो गया 2005 में। वैसे मैंने शायद ऑप्शन बताए बिना ही आंसर बता दिया, तो 2008 6 5 7 कुछ भी ऑप्शन में दे 5 याद रखना, आरटीआई 5 ऐसा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार को रोकना, ऑप्शन बी शासन तथा उसके उपक्रमों को उत्तरदायी बनाना, ऑप्शन सी सरकारों है, ये रकारों लिखा है, ये सरकारों है, स जो है यहाँ पे गायब हो गया है, इसको आप सरकारों लिखिएगा। ओके, सरकारों का दक्ष प्रचलन सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानते हो तो आप सारी चीजों में पारदर्शिता लाने के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। पारदर्शिता लाना मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आप जानना चाहते हो कि कौन सा सरकार क्या काम कर रही है, और अगर सरकार ऐसी सूचना आपको देने लगे तो सरकार भी तो डरेगी ना कि उसका गलत काम आपको तक ना पहुंच पाए, तो भ्रष्टाचार को भी रोकेगी, है ना। शासन उसके उपक्रमों को उत्तरदायी बनाना, शासन भी सोचेगा यार कोई भी आके आरटीआई एक्ट के तहत हमारा कार्य का मान लीजिए कुछ मांग लिया जानकारी, तो हम क्या करेंगे, तो हम उत्तरदायी रहे, हमारा काम सही से कंप्लीट हो, ये भी जरूरी है। सरकारों का दक्ष प्रचलन, सरकार तो डरेगी ही ना कि जनता मुझसे जो है कोई भी सूचना मांग लेगी तो मैं क्या उसको आंसर करूं, तो उसके लिए क्या करेगा, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान ना करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि लोक सूचना अधिकारी होता है ना, लोक सूचना अधिकारी के पास आप सूचना मांगने जाते हो, है ना, और वो ना प्रदान कर पाए निर्धारित समय पे, तो आप समक्ष प्राधिकारी यानी कि इसके ऊपर जो प्राधिकारी होगा उसके समक्ष कितने बार अपील कर पाओगे, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। सही आंसर क्या होगा, 2 बार आप जो हो अपील कर सकते हो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। ओके, अगर वो भी ध्यान नहीं देगा तो फिर आगे आप अपील करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कूट वाले क्वेश्चन आ गए आपके पास। ऑप्शन ए है जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी, सामान्यतः सभी जानकारियां 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए, यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना पदाधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देनी होगी, यदि किसी तीसरे पक्ष से हित से जुड़ा है तो 40 दिन के भीतर देनी होगी। तो ये सारे जो है मतलब स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो इनमें से जो आंसर नंबर है, आंसर रहेगा सी, यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना पदाधिकारी संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देना, ये एकदम बाध्यकारी नहीं, 40 दिन ही बाध्यकारी नहीं है। ओके, 40 दिन नहीं होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ। 10 मई 2005, 15 मई 2004, सी 12 जून 2005, डी 15 जून 2005। तो अधिनियम पूर्ण रूप से पारित हुआ था 15 जून 2005 को, याद रखिएगा 15 जून 2005 का डेट आता है।
क्वेश्चन नंबर 11, किस धारा के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है वो 5 या 5/65 ऐसा लिखते हैं वर्ष के लिए पदावधि धारण करते हैं। तो उनके लिए 2 धाराएं आपको मुख्यतः याद रखनी है, धारा 12 और 13। धारा 12 में उसके पद संबंधी चीजें दी है, लेकिन जो पदावधि है या शर्तें हैं वो दी गई है धारा 13 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धारा 13। धारा 13 बोलता है 5/65 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना के अधिकार में क्या शामिल है? मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कृति दस्तावेजों के अभिलेखों का निरीक्षण, यानी कि जो भी आपका फाइल वगैरह है या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो? एग्जामिन कर सकते हो, है ना। ऑप्शन बी सामग्री के प्रमाणित नमूना लेना, है ना। कोई भी आपका सामग्री है, चाहे वो लिखित में हो या फिर जो भी डिजिटल फॉर्म में हो, उसका आप एक जो है प्रमाणित नमूना लोगे, यानी कि उसकी कॉपी लोगे। ऑप्शन सी दस्तावेज अभिलेखों के टिप्पणी उद्धरण या प्रमाणित लेना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर कोई टिप्पणी किया है उसको आप क्या करोगे? प्रमाणित एक कॉपी लोगे, या उपरोक्त सभी। तो सूचना के अधिकार में आप कृति दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हो, उनका नमूना भी ले सकते हो, उस पर कोई टिप्पणी है उसको भी ले सकते हो, या खुद भी टिप्पणी कर सकते हो। सारी चीजें सूचना के अधिकार में आती। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन को सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा प्रकट किया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी सूचना है या किससे संबंधित सूचना है जो सरकार द्वारा प्रकट किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता का खतरा हो। दूसरा, जिसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो। तीसरा है जिससे सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित हो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन तंत्र पर क्या सवालिया निशान लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज सरकार प्रकट कभी नहीं करेगी। आंसर क्या लोगे आप? इनमें से कोई नहीं। समझो बात को, भारत की प्रभुता अखंडता को खतरा है तो वो क्यों प्रकट करेगी? न्यायालय में निषिद्ध है तो कैसे बता सकती है? न्यायालय का मामला है। और तीसरा, जब संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेषाधिकार है तो विशेषाधिकार को सबको थोड़ी प्रकट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना के नियमों से इन विभाग या कार्यालय को बाहर नहीं रखा है। तो किसको बाहर नहीं रखा है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक के अधीन विशेष शाखा, ऑप्शन बी नक्सली गतिविधियों से संबंधित, है ना, ऑप्शन सी पुलिस मुख्यालय शाखा और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, उपरोक्त सभी, है ना। क्या बोला है? छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना के नियमों से इन विभागीय कार्यालय को बाहर नहीं रखा। तो ये सारी चीजों संबंधित आएगा उपरोक्त सभी। ओके, इनमें क्या है? इनको बाहर नहीं रखा है। मतलब कभी कभी क्या है, किसी को जानकारी मांगना रहता है तो देना पड़ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीआई अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रत्येक कार्यालयों में किन अधिकारियों को नामांकित किया गया है? तो कैसे कैसे जो है पदाधिकारी या अधिकारी जो है नामांकित होंगे सूचना देने के लिए? तो इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन ए है लोक सूचना अधिकारी। ओके, लोक सूचना अधिकारी हो गया। दूसरा, सहायक लोक सूचना अधिकारी। तीसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जहां पे भी लोक सूचना अधिकारी होता है वहां सहायक लोक सूचना अधिकारी जरूर होगा। तो कोई भी कार्यालय है वहां दोनों ही पाए जाएंगे। ओके, उपरोक्त दोनों ही रहेंगे, उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क जमा करना होगा? अब भाई सूचना का अधिकार में शुल्क नहीं लगाया जाता तो लोग जो है जो है अर्जी देते रहते हैं। तो ऑप्शन ए है 5 रुपए, ऑप्शन बी 10 रुपए, ऑप्शन सी 15 रुपए, ऑप्शन डी 20 रुपए। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 10 रुपए जो है इसका शुल्क जो है जमा करना होगा। तो ये न्यूनतम शुल्क है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना का अधिकार आवेदन करते समय किन से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा? तो
हमारा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं वापस। सूचना के अधिकार आवेदन करते समय किन से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा? ऐसा कौन सा वर्ग है जिससे हम एक भी रुपया नहीं लेंगे? ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग के लोग, ऑप्शन बी गरीबी रेखा वाले लोग, ऑप्शन सी विकलांग लोग और ऑप्शन डी आदिवासियों से। तो इनमें से किससे नहीं लिया जाता है? ऑप्शन जो है आपका बी, गरीबी रेखा वाले लोगों से, इनको निःशुल्क दिया जाता है। हाँ, लेकिन याद रखना सूचना देते समय जो आपका चार्जेस लगते हैं ना, कॉपी ओपी वगैरह का, उसका शुल्क लिया जाता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए आवेदन वगैरह में नहीं लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 18, 30 दिन के भीतर ही कितने रुपए शुल्क के साथ अपीली पदाधिकारी को एक बार और अपील किया जा सकता है? तो अपीली पदाधिकारी को जानते हो 2 बार देता है, तो कितने रुपए शुल्क के साथ एक बार और अपील करेगा? तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी 100 रुपए, ऑप्शन सी 150 रुपए, ऑप्शन डी 200 रुपए। सही आंसर होगा 50 रुपए। 30 दिन के भीतर अगर आप अपीली पदाधिकारी को एक बार और अपील करना चाहते हो ना, तो आपको 50 रुपए जो है शुल्क लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय अपील 100 रुपए शुल्क के साथ 90 दिन के भीतर किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोक सूचना अधिकारी को, ऑप्शन बी सहायक लोक सूचना अधिकारी को, ऑप्शन सी अनुभागीय अधिकारी को और ऑप्शन डी सूचना आयोग को। तो 100 रुपए शुल्क के साथ 90 दिवस के भीतर जो है किसी को हम अपील करेंगे, और वो कौन होगा? तो सही आंसर आपका होगा सूचना आयोग को। ओके, ऑप्शन डी सूचना आयोग के पास आप जो हो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए एम के राउत, ऑप्शन बी श्री ए के विजयवर्गीय, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सर्जियस मिंज और ऑप्शन डी रघुबीर दास। ये ए के विजयवर्गीय है। ओके, ए के विजयवर्गीय। चलिए ऑप्शन में चूज करिए अभी जो है सबसे पहले कौन थे? तो सही आंसर भी यही होंगे, ए के विजयवर्गीय। ये के विजयवर्गीय लिखाया है, ए के विजयवर्गीय है पूरा। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम कहां कहां लागू है? डायरेक्ट पूछ रहा है। राज्य सरकार के सभी कार्यालय में, शासन द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित समस्त निकायों में, सी है गैर सरकारी संस्थानों में और डी उपरोक्त सभी। वैसे सभी जगह पे लगभग जो है ये सूचना के अधिकार अधिनियम लागू है, इसलिए आंसर हम उपरोक्त सभी ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए एम के राउत, ऑप्शन बी श्री ए के विजयवर्गीय, ऑप्शन सी सर्जियस मिंज, ऑप्शन डी रघुबीर दास। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से चूज करके बताइए। और अगर आप जो है लास्ट में एग्जाम देने जाओगे ना, उससे पहले एक बार इसको और चेक कर लेना, क्योंकि चेंज होते रहता है। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका? एम के राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं हम, है ना। अभी भी आप लाइक नहीं किए होगे तो लाइक कर दो, और जो है चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके से हमारे यहाँ चैनल पे काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं, जिससे आप जो एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और हाँ, अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी एडीओ का कोर्स जिन लोग नहीं लिए हैं, अर्ली बर्ड कूपन कोड लगाकर 300 रुपए डिस्काउंट के साथ अभी पा सकते हैं। जो 2000 में मिल रहा है वो 1700 में भी मिल जाएगा। बाद में इसका जो है रेट बढ़ जाएगा तो आप नहीं ले पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। 25 मार्च इसका लास्ट डेट है, अभी के डेट में बता रही हूँ मैं। ओके, फिर उसके बाद फिर आपको फिर नए बैच का जो है मतलब वेट करना पड़ेगा। तब तक पहले वाले बैच लोग काफी ज्यादा कवर कर ले रहेंगे और आपका बहुत सारा जो है छूट जा रहेगा। ओके, तो प्लीज जल्दी जल्दी ले लेना उसको। ओके, चलो आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सूचना का जो भंडारण है अगर कंप्यूटर में हो तो उसे प्रति डिस्केट या फ्लॉपी में उपलब्ध कराने के लिए कितना रुपए जमा करना होता है? अगर आप फ्लॉपी में चाहते हो या डिस्क में चाहते हो तो कितना लगेगा डिस्क सेट में? तो इसका क्वेश्चन नंबर का जो है ऑप्शन है 50 रुपए ए, बी 100 रुपए, सी 150 रुपए और डी 200 रुपए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा 50 रुपए। 50 रुपए जो है जमा करना जरूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिलेख में क्या शामिल है? कैसे कैसे अभिलेख को अभिलेख मानोगे? कोई ऑप्शन ए कोई दस्तावेज, पांडुलिपि या फाइल,
ऑप्शन बी किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभिलेख में कोई दस्तावेज भी हो सकती है, पांडुलिपि भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, माइक्रोफिल्म भी हो सकता है, जो भी हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, हार्ड कॉपी हो, सारी चीजें दस्तावेज में या अभिलेख में शामिल रहता है। अभिलेख बोलना चाहिए, दस्तावेज नहीं, दस्तावेज खुद अभिलेख है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, जितनी चीजें दी हुई है, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उस पे आते हैं। अब क्वेश्चन जो है चेंज हो गया। हमने लगभग कितना क्वेश्चन जो है सूचना के अधिकार से पकड़ लिया, तो वही करीबन 14 क्वेश्चन है। ओके, सॉरी 14 नहीं, 19 के आसपास क्वेश्चन जो है आपका उससे मिलेगा। 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूरा सूचना के अधिकार से था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लिख के रखे रहना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम संभावना जो है 90% है। ठीक है, चलिए, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि होती है, तो कितना प्रति हेक्टेयर राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए है 6,000 रुपए, ऑप्शन बी 9,000 रुपए, ऑप्शन सी 12,000 रुपए, ऑप्शन डी 15,000 रुपए। तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए है सरपंच या ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी माइक्रो वाटरशेड समिति, ऑप्शन डी कृषि समिति और ऑप्शन सी कृषि समिति और ऑप्शन डी है वन समिति। सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताएंगे आप सभी। तो सही आंसर चूज करिए। सही आंसर होगा माइक्रो वाटरशेड समिति। तो वाटरशेड समिति ही जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम लागू करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, मतलब दोनों की हिस्सेदारी कितना है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 19:10 का रेशियो है ना, 90:10 का रेशियो मतलब 90:10। ऑप्शन बी है ना 80:20 का रेशियो, यानी कि आपका जो है 80:20 दिया है। उसके बाद जो है सी में देखिए 70:30 है ना, 70:30 रेशियो में दिया है। ऑप्शन डी में 50-50 दिया है ना, 50:50। तो आपको बताना है कि ये जो कोष है जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष एकीकृत वाला, केंद्र कितना हिस्सा देता है और राज्य कितना हिस्सा देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 90:10। 90% पूरा खर्चा केंद्र देगा, तो 10% कौन देगा? राज्य देगा। ये होगा सही आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जनपद पंचायत, ऑप्शन डी जो है जिला पंचायत। तो आप खुद सोचो, सबसे निचली इकाई या सबसे मेन इकाई होती है पंचायतों में ग्राम सभा, खास करके ग्राम पंचायत में। तो सही आंसर क्या होगा? ग्राम सभा ही जल ग्रहण समिति का गठन करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एकीकृत जल ग्रहण संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में माइक्रो वाटरशेड इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? 1000 से 10,000 हेक्टेयर, 50,000 हेक्टेयर, 1 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इनमें से है ना अलग अलग रहता है, माइक्रो मैक्रो ये सब रहता है, सब वाटरशेड अलग अलग सब में रहता है, सबका पैमाना है। सही आंसर होगा 100 से 1000 हेक्टेयर के बीच रहता है। एक अनुमानन मानोगे तो 500 हेक्टेयर। ओके, औसत जो बोलते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे विकसित करने का उच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन ए अवक्रमित भूमि, ऑप्शन बी वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपलब्ध, सभी उपलब्ध होगी। ओके, ये जो है क्वेश्चन दिया गया है ना, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ले लो, ज्यादा अच्छा आंसर होगा। ओके, इनमें से कोई नहीं, सभी उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा लिख दो। हाँ, सभी उपलब्ध नहीं होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं, जो भी आंसर ले सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों और सभी उपलब्ध होगी, मतलब दोनों ही तरीके का ऑप्शन सेम हो जा रहा है ना। तो सभी उपलब्ध नहीं होगी या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके, नोटा ऐसा रख सकते हो। तो उससे क्या होगा आप लोग का, है ना, उससे ये होगा कि आसान हो जाएगा चूज करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, देश में एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2009 से, ऑप्शन बी 2010 से, ऑप्शन सी 2011 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना कब शुरू हुई थी? 2009 से। ओके, 2009 से ये शुरू हुई है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, वाटरशेड समिति का पंजीयन आवश्यक है। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी, कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे। सही आंसर क्या है? कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। ओके, वाटरशेड समिति ग्राम सभा अनुमोदन करती है पूरा चीजें और ग्राम सभा देखती है, बाकी ग्राम पंचायत का रोल वहां पे नहीं होता, थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 33, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किस मापदंड में शामिल नहीं किया जाता? मतलब जब वाटरशेड हम परियोजनाओं का चयन करेंगे तो कौन से मापदंड का ध्यान नहीं रखेंगे? ऑप्शन ए, पीने का पानी की अत्यधिक कमी। ऑप्शन बी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ऑप्शन सी, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता। ऑप्शन डी, वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। एक अगर देखोगे तो पॉजिटिव चीज को हटा दो, तो पॉजिटिव चीज क्या दिख रहा है? सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना ना, वाटरशेड समिति यानी कि सुनिश्चित सिंचाई में है, तो उसको हटा दोगे तो थोड़ा सा बाकी चीजों में देखो कमी हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता है, ज्यादा अवक्रमित भूमि है, तो वो सब नेगेटिव पॉइंट है, उसको हटा दो। तो वो इसमें सही आंसर क्या होगा? वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 34, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? मतलब वाटरशेड जो परियोजना है अलग अलग स्तर में होते हैं, तो वो स्तरों की संख्या पूछा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 2 स्तर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि संसाधन विभाग जल ग्रहण कार्यक्रमों का संचालन बेकार पड़ी जमीनों या कम उपजाऊ भूमियों के विकास के लिए कर रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? ये पूरा चीज है, तो एक लाइन में भी क्वेश्चन बन गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? भूमि संसाधन विभाग द्वारा जल ग्रहण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। तो अब आपका मंत्रालय पूछ सकता है, विभाग पूछ सकता है, तो अपने आप पे क्वेश्चन में कई चीजें छुपी हुई है, जानकारियां। चलिए, ऑप्शन ए, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ऑप्शन सी, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो भूमि संसाधन विभाग है वो जल ग्रहण कार्यक्रमों का संचालन अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा है। तो उसमें करता क्या है वो कि बेकार जो पड़ी जमीनें हैं या कम उपजाऊ भूमि है उनको विकास करता है इसके अंतर्गत। तो इसमें सारी योजनाएं जो है शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 36, भूमि संसाधन विभाग ने एक नई पहल, नई पहल हरियाली, है ना, या फिर पहल हरियाली ऐसा बोल सकते हो, या नई पहल हरियाली कब शुरू किया गया है इसके द्वारा? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 37, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार ने कब लागू किया था? ऑप्शन ए 1973-74, ऑप्शन बी 1980-85, ऑप्शन सी 1990-95, ऑप्शन डी 2002-2005 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आया था ऑप्शन ए 1973-74। क्वेश्चन नंबर 38, किस कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के संसाधनहीन गरीब लोगों और समाज के उपेक्षित वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारना? आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ जो गरीब तबके समाज के उपेक्षित लोग हैं उनका आर्थिक सुधार करना, ये कौन से कार्यक्रम में होता है? ऑप्शन ए, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना। ऑप्शन बी, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जो है गैस करिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है मरुभूमि विकास कार्यक्रम या मरु विकास कार्यक्रम जिसको कहा जाता है। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2008। सही आंसर क्या है? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 1989 में जो है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए
2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। नीरांचल जो है एक वाटरशेड परियोजना है राष्ट्रीय स्तर की। इसका कब शुरू हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर होगा इसका 2016। तो आज का जो एमसीक्यू सेशन है इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, सर ने काफी सारे क्वेश्चन में हेल्प किया है और बनाया है आप लोगों के लिए। वो नहीं है फिर भी उनका काम चल ही रहा है आप लोगों के लिए, तो उनके लिए एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, और नए होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और प्लीज जिन लोग जो है तैयारी अच्छे से करना चाहते हो ना थ्योरी फॉर्म में, वो वीडियो का जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, अर्ली बर्ड कूपन कोड लगा कर डिस्काउंट पा लो। जिन लोग एसआई मेंस का टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, 150 रुपए में जो है टेस्ट की सुविधा है, 10 टेस्ट पर टेस्ट, उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ की सुविधा है, आप उसको भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जल्दी ही हमारी और नई बैचेस सीजीपीएससी वगैरह के लिए शुरू होगी, तो वो भी आपको जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। बाकी इस चीजों के लिए आप बने रहिए सीजीपीएससी नॉलेज हब के साथ। तो अभी फिलहाल मैं जो है आपसे विदा चाहती हूँ। होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।